नमस्कार दोस्तों, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक करते हैं और इस बैठक में कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में 350 सीटें जीतेगी बीजेपी। और इत्तेफाक देखिए, उसी दिन इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय बड़े पैमाने पर देश भर में रेड मारती है। और रेड दो जगह मारी जाती है दोस्तों। एक तो उन बिजनेस घरानों पर जो विपक्ष को राजनीतिक चंदा देते हैं, और दूसरा उन संस्थानों पर जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर, और उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और इस बैठक में अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा है, चेतावनी दे डाली है अपने ही पार्टी के मंत्रियों को कि आपके जिम्मे हमने जो लोकसभा सीटें दी थी उनका अगर काम आपने सलीके से नहीं किया तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई नहीं ठहरता और उसके सहारे हम जीत जाएंगे, मगर कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ काम भी करना जरूरी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा अमित शाह ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। साल 2024 के चुनावों के लिए दिए गए जमीनी स्तर के काम को पूरा करने में विफल रहने वाले बीजेपी के मंत्रियों को लेकर पार्टी सख्त रुख अपनाएगी। मंगलवार को हुई बैठक में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जिन मंत्रियों ने उन्हें दिए गए संसदीय क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा नहीं लिया है, उन्हें शाह ने चेतावनी दी है। सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने मंत्रियों से कहा कि हम यहां संगठन की वजह से है, सरकार संगठन की वजह से है, संगठन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आगे अमित शाह क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर खास जोर देने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर जमीन पर कोई संगठन नहीं तो हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अमित शाह ने दोस्तों और क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर समानांतर तौर पर एक और काम हो रहा था दोस्तों। 3 संस्थानों पर रेड मारी जा रही थी, ऑक्सफैम इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और साथ ही दोस्तों आईपीएसएमएफ। सबसे पहले मैं आपको तीसरे संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा, आईपीएसएमएफ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बैंगलोर आधारित इस संस्था का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। इस संस्था का क्या काम है मैं आपको बताता हूं। इस संस्था का काम है इस देश के अंदर जो आजाद मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, उसे आर्थिक मदद देना। और इसमें अजीम प्रेमजी और नंदन नीलेकेनी जैसे उद्योगपति हैं जो इस संस्थान को आर्थिक मदद देते हैं। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक अरसे से चली आ रही एक संस्थान जो कि सरकार के कदमों पर पैनी निगाह रखती है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक जमाने में इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रताप भानु मेहता, जो कि इस सरकार के नीति के बड़े आलोचकों में से हैं। और उसी तरह से ऑक्सफैम इंस्टीट्यूट एक गैर लाभकारी एनजीओ। इन तीनों संस्थाओं का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आईपीएसएमएफ वो संस्था है जो कि वायर, कैरावान और स्क्रोल जैसी संस्थाओं को आर्थिक मदद देती है। और कैरावान और वायर वो पत्रकारिता की संस्थाएं हैं जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स के जरिए उस संस्था पर दबाव डाला जाए जो स्वतंत्र मीडिया की मदद कर रही है। समझ रहे हैं आप खेल? क्योंकि जैसे जैसे 2024 आने वाला है दोस्तों, मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बढ़ाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद में रेड पड़े, उसी तरह से खबर यह भी आ रही कि प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में कुछ ऐसे उद्योगपतियों पर दबाव बनाया है जो समाजवादी पार्टी को आर्थिक मदद देते हैं, चंदा देते हैं। इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद यह है कि धीरे धीरे जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी आर्थिक जड़ों को काटा जाए।
ताकि 2024 के चुनाव आते आते उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा तक ना हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त राजनीतिक चंदे के जरिए जो है पैसा मिलता रहता है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, मगर वहां पर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यानी कि कौन कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी में दे रहा है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। काले धन को सफेद किया जा रहा है और यह अधिकतर पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेब में डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बीजेपी सरकार अपने जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसकी आर्थिक जड़ें काट रही है। तो देख रहे हो ना विनोद, क्या खेला हो रहा है यहां पर इनकम टैक्स और ईडी के जरिए। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अब इस देश में विपक्ष के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन सा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मुकाबला बराबरी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, जिसके जरिए वो विपक्ष की आर्थिक जड़ें काट रहे हैं। उनके हाथ में पूरा प्रचार तंत्र है, जिसके जरिए वो जनता को ब्रेन वॉश करते हैं। उनके हाथ में पैसा है, जिसके जरिए आखिरी 15 दिनों में वो एक लोकसभा या विधानसभा सीट की राजनीतिक सूरत बदल सकते हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम्स में भी धांधली करती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम्स में धांधली की जा सकती है या बीजेपी ने ईवीएम्स में धांधली की। मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने सिस्टम ही हैक कर दिया है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी। आपने देखा इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है किन संस्थाओं पर? जो सरकार से सवाल करते हैं। क्यों? ताकि वो डर कर सवाल करना बंद कर दें। इसके अलावा क्या हो रहा है? आखिरी 10 दिनों में बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। आज की तारीख में पीएम केयर्स फंड का पैसा भी कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि पीएम केयर्स फंड जो कि कोरोना के दौरान बनाई गई थी, उस पर आरटीआई लागू नहीं होता, सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। यानी कि पारदर्शिता की पूरी कमी यहां पर दिखाई दे रही है। तो जब पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास हो, और आप ये खबरें भी लगातार देख रहे होंगे कि वोटर्स लिस्ट में धांधली की जा रही है, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को हैक कर लिया हो, सिस्टम पर डाका डाल दिया हो, तो उन्हें ईवीएम हैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक पार्टी जिसके हाथ में ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उसके सामने विपक्ष कैसे खड़ा रह सकता है? और उसके हाथ में संस्थाएं हैं, वो एक अलग बात है। उसका बेजा इस्तेमाल, उसका आपराधिक इस्तेमाल, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब मेरे पत्रकार दोस्त ने मुझे एक जानकारी भेजी है और उन्होंने कहा है कि मेरे नाम को जाहिर मत करना। मेरे वो पत्रकार दोस्त क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर ईडी देश भर में छापे मार रही है। लखनऊ में भी गोपाल राय के घर पर छापेमारी हो रही है। गोपाल राय एक बड़ा एनजीओ चलाता है। गोपाल राय के एनजीओ में एक चैनल के बड़े संपादक की पत्नी सदस्य और डायरेक्टर हैं। उस चैनल के सीसीटीवी फुटेज निकालने की भी तैयारी चल रही है, जहां गोपाल राय हमेशा बैठा रहते थे। इससे पता चलता है दोस्तों कि उन तमाम लोगों पर निशाना साधो जो किसी भी कीमत पर विपक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। और यह सब दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह शख्स 31 जनवरी तक पैदल चलेगा, 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और अभी से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ नेताओं को उतार दिया है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने जो बयान दिया है सो दिया है, मगर उसके लिए भारत के लिए इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुश्किल पैदा कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय नाक कटा दी। और कैसे, मैं आपको बताता हूं।
हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम राहुल गांधी से कहेंगे कि वो बांग्लादेश जाएं, पाकिस्तान जाएं और बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत में जोड़ें। आप जानते, समानांतर तौर पर जब हेमंत बिश्व शर्मा ये बयान दे रहे थे तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही थी, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कैसा लग रहा होगा जब हमारे देश के एक मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि बांग्लादेश को भारत में शामिल कर लो? बताइए कैसा लग रहा होगा उनको। और आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले की बात है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के संदर्भ में दीमक शब्द का इस्तेमाल किया था और उसका बांग्लादेश में जबरदस्त बवाल हुआ था। क्या ये दोनों जो बयान हैं वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे हैं? यानी कि राहुल गांधी का आप मजाक उड़ाइए, आप उनकी आलोचना भी कीजिए, मगर कुछ लक्ष्मण रेखाएं तय कीजिए, क्योंकि जब आप तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार करने लगते हैं, जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने किया या जैसा कि अमित शाह साहब ने किया, उससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय नाक कटती है। यह ना भूलें कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमारा दोस्त है, और अगर आप उनको बेइज्जत करेंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे, तो भारत के लिए मुश्किलात पैदा होंगे ना। क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान पहले ही चीन की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। क्या भारत यह भी चाहता है कि बांग्लादेश भी उनकी गोद में जाके बैठ जाए? तो ऐसे में क्या हेमंत बिश्व शर्मा को इस तरह के बयानात देने चाहिए? मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताया था कि अमित शाह ने अपने ही मंत्रियों को चेतावनी दी है। उन्होंने और भी कई अहम बातें कही हैं दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप उस पर भी गौर करें, क्योंकि उससे भी कई खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए किस तरह से लड़ती है। कल जो बैठक हुई है ना, सूत्रों के हवाले से एक और अहम जानकारी वहां से सामने उभर कर आई है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और चुनाव से 20 महीने पहले इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी विशेष रूप से उन 144 चुनाव क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां 2019 में काफी कम अंतर से वो हार गई थी। पार्टी की योजना उन 144 सीटों में से कम 70 से अधिक सीटें जीतने की है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा, हमें पिछली बार 2019 की तुलना में अधिक सीटें जीतनी हैं। हमने तब यानी 2019 में 2014 में हारी हुई सीटों में से 30% सीटें जीती थी। हमें 2019 में जिन सीटों पर हार मिली उनमें से 50% सीटें जीतनी हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अमित शाह और उनकी पूरी पार्टी 2024 के लिए किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। उनके पास एक और ताकत है जिसे कहते हैं डर की ताकत, और दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। राहुल गांधी एक नायाब काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और मैं नहीं जानता हूं कि इस यात्रा के अंत में इसका फायदा राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्होंने अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव से भी गुरुग्राम में मुलाकात की, वामपंथी नेताओं से मुलाकात की, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की, और उनका मकसद साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को खड़े करना है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने दिल्ली में मुलाकातें की, आपको याद होगा केसीआर जो हैं वो बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने नीतीश के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो विपक्ष भी अपनी तरफ से कर रहा है, मगर प्लान की कमी दिखाई दे रही है, रणनीति की कमी दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ताकत से लबरेज जो है आगे दौड़ती जा रही है, सब कुछ रौंदती जा रही है। मगर एक बात ना भूलें, इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों, जहां बेतहाशा ताकत रखने वाले अहंकारी का गुरूर जो है चकनाचूर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अहंकार की और गुरूर की तमाम हदों को पार कर चुकी है।
ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है, उसे किसी और से नहीं, इतिहास से सीखना चाहिए। बहरहाल, इतिहास से सीखने के लिए भी विपक्ष को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर विपक्ष मेहनत नहीं करेगा दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2019 में जो चुनावी नतीजे आए हैं, उससे कुछ अलग चुनावी नतीजे नहीं आने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।